निरपेक्ष प्रयास यूट्यूब चैनल पर मैं प्रदीप वाजपेयी आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पिछले सत्र में हमने रेट ऑफ ग्रोथ अर्थात आर्थिक विकास दर, इसके संबंध में पाश्चात्य वेस्टर्न थिंकिंग क्या रही है और किस तरह से उस थिंकिंग के दुष्परिणाम आज भी हम प्रत्यक्ष रूप में पूरा विश्व देख रहा है कि किस तरह से हमने अपने जलवायु को, अपने प्राकृतिक संसाधनों के साथ में खिलवाड़ करके किस तरह की एक विषम परिस्थिति में आज की जनरेशन को हमने ढकेल दिया है। अब हम अर्थशास्त्र और आर्थिक विकास और जो इससे जुड़ी हुई कई अलग अलग गतिविधियां, यानी हम कह सकते हैं कि जो यूरोप है, जहाँ से औद्योगिक क्रांति का जन्म हुआ, आर्थिक गतिविधियों का कंसंट्रेशन हुआ और किस तरह से जो एक उपनिवेशवाद का जन्म हुआ और विश्व युद्ध की भूमिका तैयार हुई। इसके विपरीत भारतीय सभ्यता अर्थात सनातन सभ्यता की बात करें तो इसका इतिहास कितना पुराना है और उसके जो मूल तत्व हैं सनातन, यहाँ मैं किसी धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, एक जीवन पद्धति, एक वे ऑफ लिविंग की बात कर रहा हूँ, तो हम पाएंगे कि उस एक जीवन पद्धति का तुलना पाश्चात्य सभ्यता के उदय के साथ में इसकी तुलना की ही नहीं जा सकती। हमारे विचार, हमारे प्राचीन ग्रंथ एक अलग तरह की जीवन पद्धति की, हम कह सकते हैं कि एडवोकेसी, उन्होंने प्रचार प्रसार किस तरह से किया। ऐसा नहीं है कि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन नहीं किए, उन्होंने वैज्ञानिक उसकी व्याख्या नहीं करी, उन्होंने गणित का उपयोग नहीं किया, उन्होंने अंतरिक्ष के रहस्यों को जानने की कोशिश नहीं करी। इसके तो लिखित परिणाम, इसके लिखित प्रमाण हमारे प्राचीन ग्रंथों में आप स्पष्ट रूप से लिखित प्रमाण, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के साथ में आप इनका विश्लेषण कर सकते हैं और इसकी सत्यता हमें प्रमाणित करने की जरूरत नहीं है। जिन्हें इसके ऊपर संदेह है वो आके इन्वेस्टिगेशन अपना करके और इसकी पुष्टि कर सकते। अब हम एक लिखित प्रमाण अर्थात हमारे वेद, जो 4 वेद हैं हमारे, उसके बारे में और उस समय की जीवन पद्धति के बारे में हम एक दृष्टिपात, एक उसकी चर्चा कर लेते हैं कि उन्होंने प्रकृति के साथ में तारतम्य बनाकर जीवन की रूपरेखा तय करी, परिभाषित किया गया, बताया गया कि किन तत्वों से मिलकर हमारा जीवन बना है, हमारी पद्धति बनी है
और किस तरह से उन्होंने प्रकृति के इन्हीं मूल तत्वों को अपनी उपासना का केंद्र बनाया। अपनी जो पूरी शक्ति है वो इन्हीं 5 तत्वों को उसका वैज्ञानिक विश्लेषण करने में उन्होंने एक बड़ा सुनियोजित, सुसंगठित प्रयास किया। चाहे वो अग्नि हो, चाहे आकाश हो, चाहे वायु हो, चाहे धरती हो, अंतरिक्ष हो, पानी हो, इन सभी मूल तत्वों को हमने अपने देवताओं के रूप में प्रतिस्पर्धित किया। अग्निदेव, वायुदेव, ये पृथ्वी को तो हमने अपनी माता माना ही। हर तरह से हमने प्रकृति के साथ में मिलकर इस नाक, जिसे हम कहते हैं कि नॉट ओनली ह्यूमन लाइफ, मगर जितने भी चर और अचर जीव, और उन्होंने, यानी कि आप सिर्फ गाय का या दूसरे पशुओं की बात नहीं करें, उन्होंने जो है ना, इवन जो है ना, जो हमारे वृक्ष हैं, जो जड़ी बूटियां हैं, उन तक की उपासना की। उन्हें खोज निकाला, कौन सा पेड़ कैसा है, कहाँ पैदा होता है और उसकी क्या उपयोगिता है। ये इन सभी शास्त्रों में, यानी सिर्फ वेद की बात नहीं, इसके बाद भी जो है, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण डेवलप किया गया, और इसके साथ साथ हमारे, यानी हमारे जीवन को सुखी बनाने के लिए हेल्थ का अच्छा होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसको कैसे रखा जाएगा, ये उन्होंने जड़ी बूटियों और जो भी प्राकृतिक चीज़ें हैं, इसको उन्होंने वैज्ञानिक विश्लेषण किया। और आज हम जिस आयुर्वेद की जो चिकित्सा पद्धति है, उसका विकास उस समय से चालू हो गया था, हजारों साल पहले से। आप कहेंगे कि ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं था। एक एक तुलसी का पौधा हो या और दूसरी इतनी भी उपलब्ध सामग्री जो है, वनों में, खेतों में, खलिहानों में, जहाँ भी उनको ऐसा लगा कि ये हमारे जीवन के काम आ सकती है, हमारे रोगों को लड़ने के लिए जो है ना, इससे शरीर को मदद मिल सकती है, वो उन्होंने उसका उन्होंने उसकी खोज करी, जिसकी पुष्टि आज की तारीख में जो साइंटिफिक लैब्स हैं, रिसर्च लैब्स हैं, उन्होंने इस चीज़ की पुष्टि करी है कि आयुर्वेद में बिना किसी साइड इफेक्ट के किस तरह से शरीर को निरोगी बनाया जा सकता है। यानी हम अरबों खरबों डॉलर करके खर्च करके जिन चीज़ों को, केमिकल्स को हम ढूंढ रहे हैं, उन्होंने इसके विपरीत पर्यावरण के साथ में अपने आप को उसके साथ में सामंजस्य बिठाते हुए जो प्राकृतिक संसाधन हैं,
जो जिसे कहते हैं कि सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए हमें अपनी प्रकृति की तरफ वापस लौटना पड़ेगा। यही चीज जो है ना, यही संदेश हमने हजारों साल पहले इन खोजों को संग्रहित किया अपने प्राचीनतम ग्रंथ, जैसे ऋग्वेद है, अथर्ववेद है, सामवेद है, इन यजुर्वेद, इन सब में जो है ना आप सिलसिलेवार एक क्रमबद्ध तरीके से इनका उल्लेख पाते। अब आप कहेंगे कि उस समय मंत्रों का, ध्वनि का इतना सुंदर, इतना सटीक प्रभाव आज विज्ञान ध्वनि की महत्ता को पहचानता है और हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में म्यूजिक क्या एक बहुत ही प्रमुख स्थान। मगर उच्चारण कैसे किया जाएगा और उस उच्चारण का हमारे शरीर के ऊपर और हमारे वातावरण के ऊपर क्या असर पड़ता है, इसकी कल्पना, इसे लिपिबद्ध करना और इसका विकास करना, ये संस्कृत भाषा में जिस तरह के उच्चारण किए जा सकते हैं, विश्व की किसी भी भाषा में इतना वैज्ञानिक ध्वनि का महत्व नहीं है। अंग्रेजी जिसे हम आज बड़ी इंग्लिश स्पीकिंग यूथ को जो है ना गर्व होता है कि वो इंग्लिश बोल लेता है, उनको संस्कृत की वैज्ञानिक, यानी वो उन शब्दों का उच्चारण कर ही नहीं सकते, कंठ से उनके वो शब्द, वो ध्वनि उनकी निकल ही नहीं सकती जो एक भारतीय जनमानस में बड़ी आसानी से निकलती है। इसलिए मंत्रों की महत्ता, आज हम जिसे कहते हैं कि ओम, इसका सही उच्चारण करना, जो भी हम स्तुति करते हैं इसका सही उच्चारण करना, हमारे जो फोनेटिक जो है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फोनेटिक्स, जो शब्दों की उच्चारण करने की जो विधा है, जो साइंस है, उसकी कल्पना किसी दूसरी भाषा में करना बहुत कठिन है। इस कारण कहा जाता है कि संस्कृत जो है विश्व में प्रचलित अनेक भाषाओं की जननी है। ओरिजिन उन भाषाओं का संस्कृत फोनेटिक्स से हुआ है। अभी मैं एक चर्चा सुन रहा था कि ईरान के राष्ट्रपति से मिलने हमारे राजदूत गए, तो हम वहाँ के राष्ट्रपति ने भारतीय राजदूत से पूछा, आपको मालूम है ईरानी भाषा, इसका जन्म कहाँ से हुआ? हमारे राजदूत साहब चकरा गए। ईरानी राष्ट्रपति ने कहा, संस्कृत, संस्कृत की फोनेटिक्स से ही हमारी
ईरानी भाषा का जन्म हुआ। अब आप सोचिए कि ये तो एक राष्ट्रपति कह रहा है, और भी आप जो है ना, ग्रीक भाषा है, लैटिन भाषा है, रशियन भाषा है, जर्मन भाषा है। जर्मन भाषाविद मैक्स मूलर ने तो सारे अपने प्राचीन ग्रंथों का विश्लेषण किया। उसने जर्मन में उसको ट्रांसलेट किया और पाया कि जर्मन भाषा का उदय, इसका ओरिजिन तो संस्कृत में छुपा हुआ है। रशियन भाषा के कई शब्द, कई उच्चारण जो है वो संस्कृत भाषा की। तो कहने का तात्पर्य या ये आपको इस सत्य से विदित कराने का प्रमुख कारण ये है कि आर्थिक गतिविधियां पे हमारा उतना अधिक जोर नहीं था। हम एक अलग दिशा में आगे बढ़े। हमने अपना दृष्टिकोण, अपना साहित्य, जिसे हम सनातन धर्म का मूल मानते हैं, वो मूल बहुत यानी कि उनका पर्सपेक्टिव जो है ना बहुत अलग है, और वेस्टर्न फिलॉसफी का पर्सपेक्टिव बहुत है। अर्थशास्त्र एक ग्रंथ है, जैसे हमारे एक सबसे अधिक कौटिल्य, चाणक्य, जिनके नाम से जाना जाता है, उन्होंने इस ग्रंथ की रचना करी। उसका नाम ही अर्थशास्त्र है। मगर उस अर्थशास्त्र में कुछ कराधान, जो टैक्सेशन के जो है ना नियम है, इसके अलावा जो है ना उन्होंने कोई कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होगा और ये होगा वो होगा, कैसे उद्योग धंधे होंगे और कैसे जो है ना प्रॉस्पेरिटी आएगी, इस संबंध में ज़्यादा कुछ उन्होंने उल्लेख नहीं किया है। मगर इसके साथ साथ आपको ये चीज़, इसका ज्ञान होना चाहिए कि भारतीय मुस्लिम या रेशम का निर्यात होता था। भारत सोने की चिड़िया ऐसे ही नहीं कहा जाता। यहाँ इतनी संपन्नता थी, और इस संपन्नता का प्रभाव उस समय, यानी जिसे कहा जाए कि इसकी ख्याति, इसकी रेपुटेशन यूरोप तक थी। एशिया में तो जो था वो था ही सही, मगर इसकी ख्याति वहाँ तक थी, और हमारा माल एक्सपोर्ट होता था या निर्यात किया जाता था, और हम भी वहाँ से कुछ चीज़ें मंगाते थे। मगर ये व्यापारिक संबंध जो है हमेशा भारत को समृद्धि देने का कारण बने, और इसी संपत्ति के संग्रह से ललचाकर विदेशी आक्रांताओं ने हमारी सभ्यता के ऊपर हमला किया। ये कौन नहीं जानता। ये सोमनाथ के मंदिर तो कोई कब्जा करने के लिए, यहाँ के भूभाग पर कब्जा करने के लिए आक्रमण नहीं हुए। वहाँ पे जो अकूत संपत्ति रखी थी, सोना चांदी, हीरे जवाहरात, उसको लूटने के लिए आक्रमण हुए थे। और वो यहाँ से ऊँटों में भर भर के जो है ना हमारी संपत्ति को लूट के जाते रहे। और ये जो उनको ऐसा लगा कि ये सोर्स ऑफ इनकम तो यहाँ पर है, तब उनकी दृष्टि भूभाग पर और अधिक हमले करना और उसके ऊपर अपना अधिकार जमाने की, ये इन्वेजन की, फॉरेन इन्वेजन की शुरुआत इस
भूमिका के साथ नहीं, कि भारतीय समाज जो है ना, भारत का व्यापारी वर्ग जो है, इतना अधिक उसका इसमें योगदान था, मगर विदेशी विश्लेषक इसको ना समझकर कि ऐसा क्यों है, क्या भारतीय संस्कृति कितनी समृद्ध थी, इसकी जो है आर्थिक गतिविधियाँ कितनी विस्तृत और कितनी फैली हुई है, इसके बारे में जानकारी दिए बगैर सिर्फ इतना विश्लेषण करते हैं कि हम गुलाम कैसे बन गए। अब आप फिर से एक बार पीछे जाइए कि जो बीसी है उसके पहले यहाँ पे जैन धर्म और बौद्ध धर्म का, यानी गौतम बुद्ध का जन्म हो चुका था, और उन्होंने एक धर्म का, यानी धार्मिक संदेश कहना चाहिए उसे, धर्म बौद्ध धर्म ही नहीं कहना चाहिए, उन्होंने कुछ संदेश दिए जिसमें अहिंसा, नॉन वायलेंस जो है ना, उनके लिए सत्य बोलना, अहिंसा, और कई जो है ना उनके जो है ना जो जीवन जीने के क्या मूल सिद्धांत होने चाहिए। और गौतम बुद्ध कौन थे? एक देश के राजकुमार थे, और वो चाहते तो भोग विलासता का जीवन बिता सकते थे, मगर उन्होंने सबको छोड़कर उन्होंने संन्यास का मार्ग चुना, और जैसे कहते हैं कि बौद्ध ज्ञान प्राप्ति किया बोधि वृक्ष के नीचे, और उस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद में उन्होंने जो ज्ञान दिया उसका प्रभाव ये हुआ कि सेंट्रल एशिया, चाइना, ताइवान, कोरिया, ये सब पूरे देश, इधर आप थाईलैंड ले लीजिए, दूसरे मलेशिया, और ये वो सब आपको प्रमाण मिल जाएंगे कि बौद्ध धर्म का विकास कितना अधिक व्यापक था। है ना, ये तो श्रीलंका तो बहुत ही जो है ना हमारे नज़दीक है, जिसको बेस बनाकर जो है ना अशोक के पुत्र ने जो है ना यात्राएं करी और बौद्ध धर्म का प्रचार किया। मगर धम्मम शरणम गच्छामि, ये जो है ना धर्म की शरण में जाइए, ये परंपरा उस समय चालू हो चुकी थी। साथ में जैन धर्म के बारे में तो और भी अधिक जो है ना उनका वो है, वो अपने मुंह के ऊपर कपड़ा बांध के रखते हैं कि कहीं कोई गलती से मच्छर ना हमारे मुंह में चला जाए और मर जाए। अहिंसा उनको इतनी अधिक प्राप्त, यानी जीव जंतु और दूसरे लोगों की तो बात छोड़ दीजिए, वो इवन एक मच्छर की हत्या नहीं कर सकते। उनका धर्म कहता है कि नहीं, आप किसी भी रूप में जो जीवन है उसकी आप हत्या का कारण नहीं बन सकते। अब आप बताइए, अगर हमारे जनमानस पर इस तरह के संदेशों का प्रचार प्रसार उस समय हुआ होगा तो हमारे यहाँ युद्ध लड़ने के लिए सैनिक कैसे बनेंगे, कहाँ से बनेंगे? यानी हर कोई इस धर्म का पालन करने वाला नहीं बना, मगर एक, यानी हम कहें कि 10%, 20%, 50%, 25% लोग भी अगर इस तरह से अगर जाने लगे तो फिर इस विचार से अगर प्रभावित हो गए तो हम युद्ध कैसे लड़ सकते थे? यही कारण है कि हिंदू धर्म में जो एक ये वसुधैव कुटुंबकम जो है ना, हमारे यहाँ इस आदर्श का हमने जो है ना चुना। जब हम कुटुंब की बात करते हैं
तो कुटुंब क्या आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे के साथ में जो है ना हिंसा करते हैं, घृणा करते हैं? वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना के पहले आपको अपने परिवार को, अपने आप को देखना पड़ेगा कि कैसे हम अपने साथ साथ एक दूसरे व्यक्ति को, एक दूसरे समाज को, उसके साथ में इंटरेक्ट करते हैं। अगर शांति नहीं होगी, अगर अहिंसा नहीं होगी, तभी तो सहअस्तित्व होगा। ये एक मूलभूत तत्व हमारे सनातन धर्म का था और इसे हमारी दुर्बलता समझा गया, हमें कायर समझा गया। ये ठीक है, आज की हमारे यूथ जो है ना इस बात को, और आज की राजनीति में इन सब बातों को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया जाता और उनके इन्हें एक दूसरा दृष्टिकोण भी सामने रखा जाता है कि दंतहीन विषहीन अगर एक नाक को बना दिया जाए तो उसे एक साधारण इंसान उससे डरेगा क्यों? उसको शक्ति देता है एक सांप को, एक कोबरा को, उसको मारने की, सामने वाले व्यक्ति को अपने जहर से मारने की, उसकी जहर की शक्ति के कारण लोग बाग उसको डरते हैं, उसकी पूजा करते हैं। तो ये हमारे यहाँ यानी कि एक नए तरह के विचारों का भी जन्म हुआ कि आपको शक्तिशाली बनना पड़ेगा और शक्तिशाली होकर ही आप अपनी अहिंसा की प्रवृत्ति को, जो वसुधैव कुटुंबकम की, अपने कुटुंब की रक्षा पहले करिए। जब कुटुंब रहेगा तो हम वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देने के लायक बनेंगे और विश्व इसको सुनेगा। तो ये हमारा एक भारतीय, जिसे कहते हैं कि परिदृश्य है, था। आज बातें बहुत अलग कही जाती हैं। स्वाभाविक है कि आज साइंस, टेक्नोलॉजी, आज की एजुकेशन, आज की जो जीवन जीने की पद्धति बहुत अलग हो गई है और ऐसा लोगों को लगता है कि अब प्राचीन मूल्यों की आज की जनरेशन को इसके बारे में कोई जानकारी भी नहीं है और उनको इस चीज़ की चिंता भी नहीं है कि पहले क्या हुआ, क्यों हुआ, इसके पीछे क्या दर्शन था। हमारे पुरखों ने जो हमको ज्ञान दिया उसे एक अलग तरह से हम लोग आजकल हर चीज़ वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी अपना रहे हैं, साथ साथ में ये सब दोनों प्रक्रिया साथ चल रही हैं। मगर एक चीज को, एक सत्य को हमेशा हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि हमारी जो जीन्स हैं उसके अंदर एक अलग तरह का एहसास, उसमें ये यानी पीढ़ी दर पीढ़ी हम कह सकते हैं कि एक संदेश छुपा हुआ है। बहुत प्राचीन समय से जो है ना, जो बातें आप कह सकते हैं कि आज हमारा समाज इससे अनभिज्ञ है, ऐसा नहीं। आज भी जो हमारे त्योहार हैं उनके एक प्राचीनता को देख लीजिए। हमारे परिवार के जो आपस के संबंध हैं इनको आप जो है ना देख लीजिए। हम यानी कि भगवान राम को सिर्फ धनुष बाण दिए हुए एक धनुर्धारी की हमने कल्पना नहीं करी है। हमने उनके स्वरूप को
मर्यादा पुरुषोत्तम का नाम भी दिया है। अर्थात मॉडरेशन के बिना चरित्र का निर्माण नहीं होता, संबंधों का निर्माण नहीं होता, परिवार का निर्माण नहीं होता और न राष्ट्र का निर्माण होता है। इसीलिए राम जन्मभूमि में एक भव्य मंदिर बनाया जा रहा है। संदेश ये है कि आज अगर हम अपने हिंदू समाज में फिर से एक जागृति, उस जागृति के साथ में राष्ट्र प्रेम, ये राष्ट्र जो है इसकी कल्पना हजारों साल पुरानी है। उस समय जो नेशनलिज्म की जो थ्योरी पाश्चात्य की थी, जिसके कारण विश्व युद्ध हुए, और हमारे दृष्टिकोण में राष्ट्र की कल्पना क्या है, और इतनी अधिक विभिन्नता होने के बावजूद साउथ में, नॉर्थ में, ईस्ट में, वेस्ट में इतनी भाषाएं होने के बावजूद अगर हम एक चेतना के स्तर पर अपने आप को बंधा हुआ पाते हैं, और अब तो वो भेद और भी अधिक समाप्त होते जा रहे हैं। इंटरकास्ट मैरिजेस और माइग्रेशन, नॉर्थ का साउथ में, साउथ का नॉर्थ में, अब एक इंटीग्रेशन, एकीकरण की प्रक्रिया बहुत तेज हो रही। समाज में जो विभाजनकारी जाति सिस्टम था वो भी खत्म हो गया है। अब आप जो है ना इस चीज़ की कल्पना कर सकते हैं कि एक आदिवासी महिला हमारे देश की राष्ट्रपति बन सकती है, एक चाय बेचने वाला व्यक्ति हमारे देश का सबसे अधिक शक्तिशाली प्रधानमंत्री बन सकता है। प्रजातंत्र के साथ साथ में हमने और भी कई उपलब्धियां हम हासिल करते आ रहे हैं, मगर इसके साथ साथ जो है ना अब जो पुनर्जागरण का एक नया युग चालू हुआ है, हम कह सकते हैं आज़ादी के अमृत काल के बाद जो चेतना का स्तर जो बना है, उसका एक आर्थिक विश्लेषण भी आवश्यक है कि उनकी रेट ऑफ ग्रोथ और हमारा आर्थिक विकास का दर्शन तुलनात्मक नहीं हो सकता। अगर हमारी जीवन पद्धति ही अलग है तो आर्थिक योगदान हमारा जो आदमी कर रहा है उसका उद्देश्य वो नहीं हो सकता जो पाश्चात्य सभ्यताओं में आज भी कायम है, और वो उसको अपना कंज्यूमरिज्म कहते हैं कि कंज्यूमरिज्म के बिना जो है ना प्रोडक्शन नहीं बढ़ सकता, और मार्केट जो है ना नहीं अगर बढ़ेगा तो आर्थिक विकास आपका जो है ना ठप हो जाएगा। अब हमें आगे इसी तथ्य को सामने रखकर चर्चा करनी पड़ेगी कि क्या ये संभव है। कब तक हम इस तरह से अनियंत्रित, अमर्यादित रेट ऑफ ग्रोथ का पैमाना अपना के आर्थिक विकास करते रहेंगे। हम किस लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, वहां तक पहुंचने की सीमाएं क्या हैं, मर्यादाएं क्या हैं, उसके अंदर रहे बिना क्या हम आर्थिक प्रगति कर सकते हैं, रेट ऑफ ग्रोथ को कायम रख सकते हैं। बिल्कुल असंभव सा प्रयास हम अगर करने चाहेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियां इससे निराश हो जाएंगी, वो कुंठित हो जाएंगी। इस बात का एहसास हमको होना चाहिए कि अगर हम अमेरिकन स्टैंडर्ड के हिसाब से, लिविंग स्टैंडर्ड के हिसाब से वो जिस तरह से खर्चा करते हैं और जिस तरह से जो है ना मौज मस्ती में अपना जो है ना पैसा लुटाते हैं, क्या हम उस तरह का जीवन स्तर
भारतीयों को, इंडियंस को हम दे सकते हैं, यूरोपियन स्टैंडर्ड की कल्पना कर सकते हैं, और करने की जरूरत क्या है? आफ्टर ऑल हम जो भी कर रहे हैं, आर्थिक विकास कर रहे हैं, जो भी संपन्नता ला रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है? ये जीवन को एक कंप्लीटनेस देना, और जितनी भी हमारी आयु है उसमें खुश रहना। अब इसके लिए वेस्टर्न उन्होंने कहा कि हैप्पीनेस इंडेक्स। अब हैप्पीनेस इंडेक्स की आप बताइए कि भारतीय कल्पना और उनकी कल्पना में कितना अधिक फर्क है। इस तरह की इंडेक्स बना बना के, जैसे हम कहते हैं कि प्लग ऑन, इस तरह से वो कि लॉन्गेविटी की तुलना करना, कितने रोगी यहाँ हैं, कितने रोगी वहाँ हैं, एवरेज लाइफ स्पैन जो है ना इंडियंस में कितना है, अमेरिकन में कितना है। मगर ये बात नहीं कोई कहेगा कि साहब जीवन को सफल बनाने के लिए उसको, उसके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, अगर आप शिक्षा पद्धति में ये नहीं बताएंगे, एक डॉक्टर को और एक इंजीनियर को अगर अर्थशास्त्र का जो मूलभूत सिद्धांत है उसे नहीं समझाएंगे कि आप हायर एजुकेशन ले रहे हो, स्पेशलाइज्ड एजुकेशन आप ले रहे हो, आप विशेषज्ञ बनना चाहते हो, आप जो है ना प्रोजेक्ट मैनेजर बनना चाहते हो, एक सफल वकील बनना चाहते हो, क्यों? क्योंकि आप ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हो, ज़्यादा समाज में स्टेटस आपको आपके पैसे के कारण होगी। अर्निंग कैपेसिटी को अगर आप जो है ना समाज में प्रतिष्ठा का एक पैमाना मान लेंगे, तो जो निस्वार्थ भाव से मेडिकल की प्रैक्टिस करता है गांव में, छोटे शहरों में, तो उस शिक्षा का सदुपयोग कहां पे हो रहा है? ये कुछ एक ऐसे मूलभूत तत्व हैं जिनके बारे में हमको ऐसे हजारों लाखों जो है ना आपको एग्जाम्पल जो है ना आपको देखने में मिल जाएंगे कि जहाँ पर निस्वार्थ भाव के साथ में भी लोग बात सेवा करते हैं, और ऐसे भी लोग मिल जाएंगे जो पैसा कमाने के लिए किसी की ऑपरेशन थिएटर में मरीज पड़ा हुआ है और वो कह रहे हैं कि नहीं, पहले आप पैसा जमा कर दीजिए, उसके बाद में ऑपरेशन चालू करेंगे। ये भी एटीट्यूड है, और इसके विपरीत एटीट्यूड भी हो सकता है। तो कोड ऑफ कंडक्ट में हर वर्ग को, हर शिक्षाविद को कोड ऑफ कंडक्ट के साथ में एक अनुशासन के पालन के बिना आप चाहे भले कितनी भी स्वास्थ्य सेवाएं और हॉस्पिटल और ये वो सब बना लें, मगर कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करना, करवाना, ये सर्वाधिक जरूरी होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे इथोस जो हैं वो वेस्टर्न फिलॉसफी के साथ में मेल नहीं खाते। हम अंधानुकरण करना तो चाहते हैं, अपने आप को उसी तरह से सफल व्यक्ति प्रूफ तो करना चाहते हैं, मगर अंदर ही अंदर जो है एक कसक बनी रहती है, और इसके कारण जो है ना एक और गंभीर
प्रभाव हमारे समाज पर पड़ता है वो है कि जैसे पहले कहते हैं कि जीवन को 4 भागों में ब्रह्मचर्य की अवस्था, फिर गृहस्थाश्रम, वृद्धाश्रम, वन आश्रम, ये कई लोग, बहुत सारे लोग हैं जो उसके ऊपर विश्वास करते हैं कि एक एज के बाद में जो भी हमारा है, अब मोह माया को छोड़ो, अब भगवान की शरण में जाओ, धर्म की शरण में जाओ। ऐसा मानने वाले एक दो नहीं, करोड़ों लोग हैं। अब आप सोचिए कि इतना बड़ा अगर हमारी जनसंख्या का एक हिस्सा आर्थिक गतिविधियों से अपने आप को जो है ना विरक्त होके एक दूसरे तरह की जीवनचर्या में अगर उसका विश्वास बढ़ने लगता है, तो क्या वैसा आर्थिक विकास, क्योंकि वहाँ पे तो जो है ना वो कहते हैं कि रिटायरमेंट की कोई एज नहीं है, जब तक जान में जान है पैसा कमाते जाओ, खाते जाओ, मस्ती करते जाओ। ऐसा उनका सोचना है। हमारे यहाँ बहुत अलग बात की जाती। तो फिर यानी फिजिकल लेवल पे जाके रेट ऑफ ग्रोथ को कंपेयर करना कि उनकी रेट ऑफ ग्रोथ क्या है, हमारी रेट ऑफ ग्रोथ क्या है, ये कैसे संभव हो सकता है जब इतनी बड़ी आबादी ऐसी उस लक्ष्य को प्राप्त करने का कोई प्रयास ही नहीं कर रही है। वो एक अलग तरह की जीवन पद्धति में जा रहे हैं और हम अलग जीवन पद्धति को फॉलो कर रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारी इथोस बहुत अलग है। हमारे मार्केट सिस्टम में बहुत ज़्यादा फर्क है। आज भी हमारे गांवों में जो है ना मेले लगते हैं और जो ग्रामीण आदमी है वहाँ पे जाके अपनी सारी ज़रूरतों की चीज़ों को ले लेता। वहाँ पे कोई अकाउंटिंग नहीं होती, वहाँ पे कोई कुछ नहीं होता। आपस का लेन देन है, उनको मालूम है कि ये किसान अपने खेत से ये लाएगा, वो किसान अपने खेत से ऐसा लाएगा। अपनी छोटी सी एक जो है ना बैलगाड़ी में तो नहीं, आजकल तो ट्रैक्टर गाँव में है, मगर वो अर्थव्यवस्था जो है ना बहुत अलग है। वहाँ पे महंगाई का असर बहुत अलग है और उससे जुड़े हुए जो छोटे शहर हैं वहाँ पे महंगाई का असर दूसरा है। और जो हम बड़े 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 जो है ना ये मॉल हैं, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, यहाँ वहाँ, वहाँ पे लाइफ की क्वालिटी बहुत अलग है। और ग्रामीण भारत की आज भी जो है ना इन दो जगह की जीवन स्टैंडर्ड की, जीवन जीने की पद्धति में विश्वास, ये सब बहुत अलग अलग स्तर पर जो है ना ये भिन्नता हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। और मज़े की बात ये है कि अब जो है ना लोग बाग जो है ना महानगर छोड़ छोड़ के ऐसी ही जगहों में जाके बसना चाह रहे हैं जहाँ कम से कम स्वच्छ वायु यानी ऑक्सीजन जो है ना मिल तो जाए, वहाँ के ट्रैफिक जाम से किसी तरह से निजात तो मिल जाए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब दो अलग अलग जीवन पद्धतियां हैं, आर्थिक विकास की परिभाषा अगर अलग अलग है, हमारी इश्यूज अलग हैं, उनके इश्यूज अलग हैं, तो इस तरह के तुलनात्मक रेट ऑफ ग्रोथ से कोई निष्कर्ष निकालना ये ठीक है, मानसिक विलासिता हो सकती है, मगर इसका कोई विशेष आर्थिक महत्व भारतीय समाज, भारतीय समुदाय इसकी ओर उतना ध्यान उसका नहीं जाता है। हाँ, उत्साहित होते हैं अगर नेशनल अचीवमेंट कोई होता है। अब हम 5वीं अर्थव्यवस्था हैं, नेचुरली हम चाहेंगे कि 4th पोजीशन पे आए, 5th पोजीशन यानी 3rd पोजीशन पर आए।
दूसरे पर आए, पहले नंबर पर आए, ये हमारे लक्ष्य हो सकते हैं। मगर यहाँ भी हमको जाके जो है ना अपना एक, जिसे कहते हैं अगर हम विश्वगुरु बनना चाहते हैं तो हमें बताना पड़ेगा कि हम नंबर वन बन के करेंगे क्या। क्या उसी तरह के एक्सप्लॉयटेशन अपने से इंफीरियर देशों का हम करेंगे, या उनके साथ समानता का विश्वास रिश्ता कायम करेंगे। हम उनके गरीबी हटाने के लिए वही प्रयत्न करेंगे जो हम अपनी जनता के लिए कर रहे हैं। तो वसुधैव कुटुंबकम की भाषा, इसका संदेश जो है ना बहुत व्यापक है, और उसको प्राप्त करने के लिए एक अलग अलग तरह के आदर्श, एक अलग तरह की विचारधारा को हमें सामने रखना पड़ेगा। आज पाश्चात्य देश जिस तरह से तू तू मैं और जिस तरह से युद्ध लड़के, जिस तरह की इंडस्ट्री जिसमें युद्ध ही युद्ध है, उसके कारण अगर वो सुपर पावर बने हैं तो हम ऐसी सुपर पावर बनने का कैसा, इस लक्ष्य को हमें सामने रखकर आर्थिक विकास करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे आप कह सकते हैं कि प्रश्न हैं जिनको हमें आज नहीं तो कल इनका उत्तर खोजना पड़ेगा। और हमारी इस चैनल का उद्देश्य ही ये है, हम जब निरपेक्ष प्रयास की बात करते हैं उसके साथ साथ में अगर हमने अर्थ प्लस शास्त्र अगर दूसरी यूट्यूब चैनल चालू करी है तो उसका उद्देश्य ये है कि आप तक जो सोल्यूशन हो सकता है, जो समाधान हो सकता है, उसको सामने रखा जाए। अभी हम चर्चाओं में उन सुझावों को अभी हमने शामिल नहीं किया है। बहुत जल्दी हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे और आपसे चर्चा के लिए एक आधार बिंदु, एक स्टेज हम तैयार करने का प्रयास करेंगे, जहां कम से कम नहीं, अगर बहुमत नहीं तो अल्पमत, और अल्पमत नहीं तो उससे भी जो छोटा अंश हो सकता है, 5 लोग, 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग, हम ये नहीं, कोई इलेक्शन बोर्ड में नहीं है, हमें कोई बहुमत हासिल करने का ऐसा कोई हमारा, यानी मेरी ऐसी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। मगर हाँ ये है कि अगर कोई सोल्यूशन दिमाग में है तो आप तक उसको पहुंचाया जाए। इसके साथ ही इस सत्र को समाप्त करने की अनुमति दीजिए। मेरा अनुरोध सिर्फ इतना है कि अगर आपका कोई भी विचार अपनी देश संस्कृति और वैज्ञानिक दृष्टि से अगर आपको उचित लगता है कि ऐसा होना चाहिए, तो उसे मैं कभी भी आलोचना से डरने का सवाल नहीं है। मगर हाँ, सुझावों को अगर आप मुझ तक नहीं पहुंचाएंगे तो एक सम्मिलित प्रयास विफल हो जाएगा। वो फल नहीं दे पाएगा, वो रिजल्ट नहीं दे पाएगा जो उसे देना चाहिए। तो आपकी भागीदारी इसमें सुनिश्चित कीजिए, अपने विचारों को व्यक्त कर कीजिए, और कमेंट्स जो है ज़रूर आप सब्सक्राइब, मैं नहीं कहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, करना है तो करिए, नहीं करना हो तो मत करिए, मगर कमेंट्स जरूर दीजिए, फेवरेबल अनफेवरेबल दोनों, मगर वो डिटेल होना चाहिए, आधार होना चाहिए कि ऐसा क्यों है, क्यों आप फॉलो कर रहे हैं और क्यों आप लाइक कर रहे हैं और क्यों आप डिसलाइक कर रहे हैं। दोनों को
आप हम तक पहुंचाइए। आपका स्वागत है। इस सत्र की समाप्ति इन्हीं वाक्यों के साथ में, इन्हीं संदेश के साथ में करना चाहूँगा। धन्यवाद।